हेलो स्टूडेंट। कल हमने किया था ऑपरेटिंग अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक। आज मैं आपको करवाऊंगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। कल ऑपरेटिंग इनकम किया था, आज हम करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको अप्रोच भी बोल सकते हो, थ्योरी भी बोल सकते हो, कल भी मैंने आपको बताया था। और ये भी दी है किसने? गिवन बाय डेविड डूरन। वो भी किसने दी थी? डेविड डूरन ने दी थी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इरेलीवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। हमने जो कल की थी ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसमें जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन था वो रेलेवेंट था। रेलेवेंट किससे था? वैल्यूएशन ऑफ फर्म। यानी कि वो क्या कह रहा था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड करते हो इक्विटी के साथ, तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ फर्म है जो वो इंक्रीज होती है, फर्म की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल उसकी एक्सट्रीमली अपोजिट थ्योरी है। दिस थ्योरी एज सजेस्टेड बाय डूरंट इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ द इफेक्ट ऑफ लीवरेज और इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म। ये दोनों जो थ्योरी है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है। पहली थ्योरी में जो डेविड डूरन है वो कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का रेलेवेंस है किससे? वैल्यूएशन ऑफ फर्म के साथ। और सेकंड में अपनी ही थ्योरी में वो कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, और ना ही उससे कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है। इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, फाइनेंशियल लीवरेज में चेंज कर रहे हो, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है फर्म की वैल्यू पर। एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। आपने कोई भी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग यूज किया है, चाहे आपने इक्विटी कितना भी यूज किया है, चाहे आपने उसके साथ डेट कितना भी यूज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन द सेम वेदर द डेट इक्विटी मिक्स इज 50-50। मीन्स आपने 50% डेट यूज किया है और 50% आपने इक्विटी यूज किया है, फिर तब भी आपकी सेम रहेगी वैल्यू ऑफ फर्म। अगर आप सेकंड ऑप्शन में 20:80 कर लेते हो, 20% इक्विटी और 80% अगर आप डेट यूज करते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप 100% डेट यूज करते हो, तब भी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, रिमेन सेम। Thus, there is nothing as an optimal capital structure and every capital structure is the optimum capital structure। तो जो ये थ्योरी है डेविड डूरन की है, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, वो ये बताती है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जो हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम ही इसमें माना जाता है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप डेट कितना यूज कर रहे हो अपनी इक्विटी के साथ। जैसे उसमें कुछ अजम्पशन थी, 3 अजम्पशन मेन, यहाँ पे भी अजम्पशन है, यहाँ पे थोड़ी सी अजम्पशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, यहाँ की जो पहली अजम्पशन है आपकी, अगर आपने इसको अच्छे से करना है तो आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर पाओ। फर्स्ट है आपका द मार्केट स्पेशलाइज द वैल्यू ऑफ फर्म एज ए होल। जो द मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ फर्म एज ए होल। इसमें क्या है कि इसमें आपने अलग अलग नहीं करना है कि डेट का अलग से वैल्यू निकाल रहे हो या फिर आप इक्विटी के अलग से निकाल रहे हो। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वैल्यू ऑफ फर्म करता है एज ए होल। दूसरा है द बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। आप कितना भी डेट इक्विटी मिक्स कर लो, किसी भी लेवल पे आप 50-50 कर लो, 20-80 कर लो, 0-100 कर लो, 30-70 कर लो मिक्स डेट इक्विटी का, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रख लो, जो बिजनेस रिस्क है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड जो इसकी अजम्पशन है, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस भी नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका रीजन क्या है इसके, इन अजम्पशंस के पीछे। द रीजंस प्रोपाउंडेड फॉर सच अजम्पशन आर दैट द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे जैसे आप इक्विटी के साथ डेट यूज करते जाओगे तो जो फाइनेंशियल रिस्क होता है इक्विटी शेयर होल्डर को वो बढ़ता जाएगा। हैंस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट। आपने डेट तो वही उतना ही रहेगी उसकी कॉस्ट, लेकिन डेट की कॉस्ट रिमेन है सेम, बट
ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आपका डेट आपको चीप पड़ रहा है वो आपका जो चीपनेस है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वो ऑफसेट कर देगा जो बेनिफिट आपको डेट यूज करने से मिलेगा वो बेनिफिट आपको का खत्म हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का। और इक्विटी शेयर होल्डर जो कि पहले कम मांग रहे थे डिविडेंड के रूप में, तो वो ज़्यादा डिविडेंड मांगेंगे। अगर वो ज़्यादा डिविडेंड मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी सॉरी। अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच, द कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग मिक्स, आप इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, फाइनेंसिंग मिक्स बोल सकते हो, फाइनेंशियल लीवरेज बोल सकते हो, इज इररेलेवेंट, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड इट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को भी इफेक्ट नहीं करता है। अब हमने करना है वैल्यू ऑफ फर्म एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, की वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए यूज कर रहे हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT आपको पता ही है, नेट ऑपरेटिंग इनकम या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ विच इज डिटरमाइंड बाय द डिडक्टिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। आप सबसे पहले इसमें V निकालोगे, V क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म, और आपको जो आपको डेट की वैल्यू गिवन होगी वो आपको गिवन होगी, तो V में से आप लेस क्या कर दोगे, D, तो आपके पास S आ जाएगा, और S क्या है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे निकाला हुआ S इज इक्वल टू V माइनस D। लास्ट में हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू S प्लस D, तो ये दोनों ही कंसर्न है। पहले आप वो भी थ्योरी कर लेना, नेट इनकम अप्रोच, और फिर इसके बाद आप ये कर लेना। V यहाँ पे है वही टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म, और D है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, आपके पास EBIT है, EBIT में से आप इंटरेस्ट लेस करोगे और डिवाइड कर दोगे V माइनस D, यानी कि EBIT माइनस I डिवाइडेड बाय V माइनस D, या फिर डिवाइडेड बाय S, एक ही बात है, क्योंकि V में से जब आप D लेस कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, S की वैल्यू आएगी, और S की क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल के दो पार्ट दिए हुए हैं, A और B। A है आपका, ए कंपनी एक्सपेक्ट ए नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹1 लाख, मीन्स EBIT is ₹1 lakh. It has 5 lakh 6% डिवेंचर, इसके डिवेंचर है 5 लाख के, और जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 6%, ये 6% आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लास्ट एग्जांपल में आपको जो रेट दिया था कैपिटलाइजेशन वाला, वो सिर्फ इक्विटी का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है जो कि 10% दिया हुआ है, और आपने इसमें यूज करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बी पार्ट में इन्होंने दिया है कि अगर आपने डिवेंचर इंक्रीज कर दो, अभी फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास 5 लाख है, अगर आप डिवेंचर को इंक्रीज कर देते हो 7,50,000, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे। तो यानी कि मतलब क्या, यहाँ पे क्या कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से, यानी कि डेट को बढ़ाने से इक्विटी के साथ कोई वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज होगा या नहीं, वो आप एग्जांपल जब सॉल्यूशन में आप इस चीज को देखोगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम इज गिवन 1 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 10% है, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय KE। तो KE कितना आपको 10%, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 अपॉन इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 10 लाख। ये आपका A में भी इतनी आएगी और B में भी, क्योंकि B में सिर्फ उन्होंने डिवेंचर की वैल्यू चेंज की है, बाकी सारा आपका क्वेश्चन A वाला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मार्केट वैल्यू फर्म है वो 10 लाख है, वो A ऑप्शन के लिए भी 10 लाख रहेगी और B ऑप्शन के लिए भी। और यहाँ पे आपके पहले ऑप्शन में आपके पास डिवेंचर कितने हैं, 5 लाख, तो वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बची आपके पास, 10 लाख माइनस 5 लाख मीन्स 5 lakh। Here you can see। Now
आपने क्या करना है, अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, यानी कि इक्विटी वाले कितना डिमांड कर रहे हैं उनको आपको कितना देना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको क्या चाहिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कब निकलती है, जब आप ईबीआईटी में से लेस कर देते हो इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी आपको लाख कितना गिवन है, 1 लाख। और फिर आपने 10% क्या है इंटरेस्ट देना है कितने पे, 5 लाख डिवेंचर पे। तो सॉरी 6% आपने देना है इंटरेस्ट 5 लाख डिवेंचर पे। तो 6% कितना होगा इसका, 30,000। तो यहां पे देखो आप कि 1 लाख माइनस 30,000, तो ईबीआईटी माइनस आई। और नीचे आपको गिवन है 10 लाख टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है, और जबकि ये 5 लाख है डिवेंचर का, तो वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 5 लाख। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो फर्स्ट केस में है 14% किस क्या कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, जब आप कितना यूज कर रहे हो डेट, 5 लाख। अब सेकंड ऑप्शन में आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिए 2.5 लाख के डिवेंचर। तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम है, 10 लाख ही रहेगी क्योंकि रेट नहीं चेंज हुआ है। तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर यहां पे क्या आ जाएगी, 7,50,000 है, जो उसको लेस कर दोगे आप 10 लाख में से, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में सेम रहेगा वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पे 2.5 लाख बचेगा आपका वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे देखो 1 लाख माइनस 30,000, सॉरी 1 लाख माइनस 45,000। 45,000 कैसे, क्योंकि अब आपके पास कितने हैं डिवेंचर, 7,50,000। 7,50,000 पे रेट वही इंटरेस्ट का रहेगा क्योंकि गिवन नहीं है। तो 7,50,000 का 6% आप निकालोगे तो वो 45,000 आएगा। 1 लाख माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख माइनस 7,50,000, क्योंकि अब डिवेंचर आप कितने यूज कर रहे हो, 7,50,000। तो यहाँ पे आपका आएगा 55,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, ये आएगा 22%। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी इंक्रीज हो गई है, आपका कॉस्ट ऑफ डेट सेम रही है 6% दोनों केसेस में, लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाने से उसने कॉस्ट ऑफ डेट जो कम थी उसको ऑफसेट करती है, यानी कि ना तो इससे कोई आपको बेनिफिट होगा ना ही आपको इससे कोई लॉस होने वाला है। तो ये था आपका एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का, किससे रिलेटेड आपका ये था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि ये बता रही है कि वैल्यू ऑफ फर्म आपकी सेम रहेगी और कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।